सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो आंसर होगा दीपिका देशवाल। तो दीपिका देशवाल ये अभी न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बन गई है। अभी महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आमंत्रित किया गया था। इससे पहले दीपिका देशवाल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया था। तो ये दीपिका देशवाल का नाम याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर हो गया। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। बाकी रुचिरा कंबोज ये यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और सुरेखा यादव अभी वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी ये। और ज्योति अरोड़ा ये अभी मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता था इन्होंने। तो ये भी नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। अब इसमें क्या है, तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लोगों को 30 से 120 सेकंड की लंबाई का वीडियो बनाना होगा। किस पे बनाना होगा वीडियो? मतलब राजस्थान की कोई भी योजना को आपको समझाते हुए वो वीडियो बनाना होगा। फिर उसे हैशटैग जन सम्मान जय राजस्थान हैशटैग के साथ कम से कम 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। और जो आपने ये वीडियो अपलोड किए हैं उनके लिंक एक दी गई सरकारी वेबसाइट पर डालने होंगे, जहां से विजेताओं का चयन किया जाएगा। और इसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए है, दूसरा पुरस्कार 50,000 और तीसरा पुरस्कार है 25,000 रुपए। और 1 महीने के लिए ये प्रतियोगिता इन्होंने शुरू की है अभी। तो 6 अगस्त को प्रतियोगिता समाप्त होने तक हर दिन 100 प्रतिभागियों के लिए 1,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार भी रखा गया है। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल हो गया इसकी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। अभी आपको याद होगा उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम शुरू की थी राजस्थान ने। अभी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। और 18वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी कहाँ पे शुरू हुई थी? पाली राजस्थान में। और पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? जयपुर में। और नंदनी गुप्ता नाम आपने सुना होगा, ये कोटा राजस्थान से हैं। मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था इन्होंने। उसके अलावा राइट टू साइट और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। भारत और मिस्र, भारत और इजिप्ट के बीच में जो पहला एक्सरसाइज हुआ था साइक्लोन 1, वो कहाँ हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर में। और राजस्थान के जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में। और अब राजस्थान में टोटल कितने नए जिले हो गए हैं? टोटल कुल मिलाकर के अब कितने हो गए? पहले 33 थे, तो अब ये हो गए हैं 50। और पहले 7 संभाग थे, अब 3 और नए बन गए, तो टोटल संभाग हो गए हैं 10। और भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित होगी जयपुर में ही। और प्रधानमंत्री जी ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया था राजस्थान के सिरोही जिले में। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जुलाई 2023 में किस टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो बात कर रहे हैं 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 की। इसको मध्य प्रदेश ने जीत लिया है, मध्य प्रदेश ने। और किसको हराया या उपविजेता कौन रहा? तो आंसर होगा झारखंड। और इस पे आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश के लिए एकमात्र गोल किया है गुरमेल कौर ने। और बाकी फुटबॉल से याद आएगा, अभी 132वां डूरंड कप इसका आयोजन होगा कोलकाता में। डूरंड कप ये दुनिया का तीसरा सबसे पुराना, या यूं कहूं कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अभी फीफा रैंकिंग आई है, उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक कितनी है? 100। और टॉप पे अर्जेंटीना है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और बाकी आप जानते हो, अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को। जबकि वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम को। क्यों मिला था?
क्योंकि अभी जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2022 के लास्ट में 22वां संस्करण था और ये कतर में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था लाइव, उसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। और अगली बार जो ये होगा, हर 4 साल में होते हैं, तो अगली बार 2026 में होगा। 3 देशों में होगा वो, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। बाकी आप जानते हो 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप जो पहले पेरू में होने वाले थे, अब ये इंडोनेशिया में होंगे। और इसी तरह से 2023 फीफा अंडर 20 विश्व कप जो पहले इंडोनेशिया में होने वाले थे, ये अर्जेंटीना में हुए और इसको उरुग्वे ने जीता इटली को हरा करके। वैसे अभी इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप इसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर में, जिसको भारत ने जीता। और 2023 फीफा महिला विश्व कप ये 2 देशों में होंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और इसका शुभंकर है तजूनी जो रिप्रेजेंट करता है पेंगुइन को। बाकी अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ सऊदी अरब में, कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा के। कुछ कप एंड ट्रॉफीज याद रखना, जैसे कि रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया, आशुतोष कप हो गया। इनका संबंध आपके फुटबॉल से है। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 होते हैं। फुटबॉल की बात है तो फीफा भी आएगा नाम। फीफा की स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वृंदा ग्रोवर को। तो अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर को 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा यूक्रेन पर स्थापित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। वे 1989 से भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में एक स्वतंत्र वकील के रूप में अभ्यास कर रही हैं। और आपको बता दूं कि वे 2013 की टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल की गई थी। तो वैसे तो यूक्रेन पर 3 व्यक्ति जांच आयोग का गठन किया गया था 4 मार्च 2022 को, जिसमें एक अध्यक्ष है, उनका नाम है ग्रोवर एरिक मोसे, ये नॉर्वे से हैं। और एक हैं पाब्लो डी ग्रिफ, ये कोलंबिया से हैं। और एक ये बन गई हैं वृंदा ग्रोवर। वैसे हमारे लिए तो वृंदा ग्रोवर का नाम इम्पोर्टेंट होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया बाकी भी। बाकी अभी आरती होला मेनी, यह भी संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक बनी थी। जनार्दन प्रसाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। और नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने। और अमित अग्रवाल क्या बने थे, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अमित अग्रवाल क्या बने थे। और यूक्रेन अभी काफ़ी चर्चा में था, तो इसकी स्टैटिक्स याद रखना, जैसे कि इसकी कैपिटल होती है कीव, करेंसी है यूक्रेनियन रेवेनिया और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अभी यूक्रेन के लोगों को 2022 का सखारोव पुरस्कार भी मिला था। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन गंगा। और ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है ना, इनको 2022 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। वैसे इनको काफ़ी अवार्ड मिले, जैसे कि जॉन एफ कैनेडी अवार्ड, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला इन्हें सफ़ेद ईगल ऑर्डर जिसे कहते हैं, चर्चिल लीडरशिप अवार्ड इनको मिला, लिबर्टी मेडल 2022 का इनको मिला। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन के लिए एलिवेटेड टैक्सीवे प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इस प्रश्न को मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, और इसको मैं मैप से आपको समझाता हूँ, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। यह आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैप हो गया। अब देखो होता क्या है, जैसे कि आपका एरोप्लेन इस रनवे पे उतरता है, अब उसे यहाँ से सवारियों को लेकर के टर्मिनल 1 पे जाना है, तो फिर उसे ये वाला रास्ता अपनाना पड़ता था अभी तक, और ये बहुत लंबा रास्ता होता है। यहाँ पे उसे उड़ के नहीं जाना है, चल के जाना होता है टैक्सी की तरह, जिसमें यात्रियों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में करीब 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। आधा घंटा खराब हो जाता है उनका, यूँ समझो। और भाई एरोप्लेन चल के जा रहा है तो कार्बन उत्सर्जन भी होता है, कार्बन एमिशन भी होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से इसका शॉर्टकट बना दिया, और यहाँ आप देख रहे होंगे यही है एलिवेटेड टैक्सीवे। इसे कहा है एलिवेटेड टैक्सीवे, इस शॉर्टकट को। तो अब क्या होगा, एरोप्लेन यहाँ पे उतरेगा, तो अब वो इतना लंबा पाथ घूम करके टर्मिनल 1 पे नहीं जाएगा, यहीं से ये एलिवेटेड टैक्सीवे पे होकर के डायरेक्ट वहाँ पे निकल जाएगा।
इसकी लंबाई की बात करें तो 2.1 किलोमीटर ये लंबा है और यहाँ से यहाँ जाने में केवल इसको 10 मिनट लगेंगे। पहले कितने लगते थे? 25 से 30 मिनट लगते थे। इससे यात्रियों का समय भी बचेगा, हमारा पेट्रोल भी खर्च कम होगा, जो भी एरोप्लेन है उनका पेट्रोल भी खर्च कम होगा और उससे भी बड़ी बात कार्बन एमिशन कम होगा। और आप यहाँ पे देखोगे इसकी खास बात यह है कि ये जो एलिवेटेड है, ये जो टैक्सी वे है ये एलिवेटेड मतलब उठा हुआ है, मतलब ऊपर से निकलेगा एरोप्लेन और नीचे से जो नॉर्मल गाड़ियां हैं वो आती जाती रहेंगी। तो याद रखना, अपनी तरह के पहले एलिवेटेड टैक्सी वे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। बाकी अगर क्विज नहीं लगाते हैं आप लोग तो क्विज लगाया करें। कहाँ मिलेगी? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अच्छा, अभी आपको याद होगा स्काई ट्रैक्स के अनुसार 2023 के लिए दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी किसे बताई गई? सिंगापुर एयरलाइन को। और स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी थी एयर एशिया। और अभी किस एयरलाइन को 2023 की पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार मिलता है? तो आंसर होगा एतिहाद एयरलाइन, ये यूनाइटेड अरब अमीरात की है। और बताओ, भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में कब शामिल होगा? 2027 में। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? शिवमोग्गा हवाई अड्डा, यह है कर्नाटक में। और गोवा का जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे कर दिया गया। अभी सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन बनी थी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, जबकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। और प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 67वें नंबर के ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा कोलंबो में। तो 67वें नंबर की ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन ये श्रीलंका के कोलंबो में किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को मजबूत करना। अच्छा, अभी आपको याद है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा ये शुरू हुई थी चेन्नई से श्रीलंका के लिए। चलो, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा, उस क्रूज का नाम क्या है? जैसे कि एक हमने पढ़ा था कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू हुई थी वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में, जिसका नाम गंगा विलास है। तो उसी तरह से इस क्रूज का नाम मैंने आपसे पूछा है, इसका नाम बताओ। बाकी वर्ल्ड ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑयल पाम अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी नीरजा प्रभाकर को। तो अभी यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बी नीरजा प्रभाकर को ऑयल पाम अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे कौन है? वे तेलंगाना बागवानी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। और वैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, भारतीय तेल पाम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये पेड्डावेगी आंध्र प्रदेश में है। पेड्डावेगी नाम का स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर है ये। और ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें, स्थापना होती है 1929 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर है हिमांशु पाठक। बाकी शैलेश पाठक, ये भी नाम याद है आपको, फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने थे अभी। और SS दुबे या 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने थे। और सुष्मिता शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक बनी थी। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सुधा पाई और सज्जन कुमार ने। तो इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व। अच्छा, अब से मैं आपके लिए शीट भी तैयार कर रहा हूँ। तो जैसे कि ये बुक्स वाला आया, तो 5-7 में बुक्स लेकर के आऊँगा यहाँ पे शीट। जैसे कि हम डेज में नहीं करते क्या, मैं आपको डेज शो करता हूँ कि इस महीने में हमने ये डेज पढ़े हैं, तो वो मैं बोलूँगा भी सही और यहाँ पे मैं शो भी कर दूंगा।
तो सुन करके भी आपका रिवीजन हो जाएगा और देख करके भी आपका रिवीजन हो जाएगा, जल्दी आपको मिल जाएगा ऐसा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को लेकर के परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स को जारी किया है, जिसमें पंजाब और चंडीगढ़ टॉप पर है, और इसमें दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से केरल और महाराष्ट्र हैं। और आपको याद होगा, इसी तरह से शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया था। इसमें ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पर था, और एक टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 की वार्षिक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, और उसमें टॉप पे चाइना का सिंधुआ यूनिवर्सिटी था, दूसरे नंबर पे चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी था, तो भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उसमें 48 नंबर पे था। और अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई थी, उसमें टॉप पे था एमआईटी जो अमेरिका का है, और उसमें टॉप 10 में शामिल एशिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी थी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। उसमें आईआईटी बॉम्बे, भारत से आईआईटी बॉम्बे ये 149 नंबर पे था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रशिया के रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा जीके सतीश। तो रशिया की ऑयल कंपनी है रॉसनेफ्ट, जिसने अभी जीके सतीश को अपने बोर्ड में शामिल किया है। वे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, और अब वे रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बाकी हसमुख अधिया ये गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने, आरएन जयप्रकाश स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, और प्रमोद भसीन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था कि कौन सा देश 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो ब्राजील। फिर पूछा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? बैंक ऑफ इंडिया। फिर पूछा ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा बना? तो आंसर होगा इंदौर। फिर आपसे पूछा कि अभी हाल ही में झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट रेल का संबंध किससे है? शिक्षा से। और फिर पूछा किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की? उड़ीसा ने। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा? अश्विन शेखर। फिर पूछा एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर पूछा अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? मतलब कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा केन्या में। और ये प्रश्न था कि तमीम इकबाल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा बांग्लादेश के। इन्होंने संन्यास तो ले लिया था, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि इन्होंने अपना संन्यास वापस ले लिया है। एक्चुअली अभी वर्ल्ड कप है, तो अब ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद ये संन्यास के बारे में सोचेंगे। तो इस क्वेश्चन को हटा देना। अगला प्रश्न हमारा है, अभी हाल ही में के.एम. वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया। वे क्या थे? चित्रकार। कहाँ से थे? केरल राज्य से। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्विज का मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ भी मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगी। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत का दुनिया का पहला बांस बैरियर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा विदर्भ में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।